अरे भाई, जरा रुको जरा रुको। इतना दिलचस्प रहस्य सुनने से पहले सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अब बिना सब्सक्राइब किए चले जाओगे क्या? देखो, मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो, अभी तो सुन लेता हूं, बाद में कर दूंगा। पर मानो मेरी बात, बाद में कभी नहीं आता। तो जल्दी से नीचे वाला लाल बटन दबा दो। हाँ, वही सब्सक्राइब वाला, ताकि अगली कहानी भी वही आवाज में तुम्हारे कानों तक पहुंच जाए। और हाँ, अब जरा कमेंट में बताओ ना, तुम ये कहानी कहां से सुन रहे हो? अपने शहर से या अपने प्यारे गांव से? चलो देखते हैं किस जगह से हैं। आरजे फैक्ट्स के सबसे शातिर कहानी प्रेमी। बस याद रखना, अगर बाद में सब्सक्राइब करेंगे सोचा, तो फिर अगली बार रहस्य नहीं, पछतावा ही सुनना पड़ेगा। तो अब कर दो। चलो बोलो साथ में, आरजे फैक्ट्स जिंदाबाद। कोलकाता की उस सुबह में कुछ अलग था। जनवरी की शुरुआती सर्दी, हल्की धूप जो पुराने बरगद के झुरमुटों से छित्रकर जमीन पर सुनहरी परछाइयां बिखेर रही थी। हवा में एक नमी थी, उसमें कहीं पुराने वक्त की खुशबू भी घुली हुई लगती थी, जैसे शहर ने अपने रहस्यों को अब भी धुंध में छिपा रखा हो। मैं और फेलूदा उस दिन पार्क स्ट्रीट के पुराने यूरोपीय कब्रिस्तान के सामने खड़े थे। चारों ओर का माहौल असामान्य रूप से शांत था। ट्राम की दूर से आती घंटी और सूखी पत्तियों के खिसकने की आवाजें ही उस खामोशी को तोड़ रही थीं। कब्रिस्तान की काली ईंटों पर पड़ी धूप पत्थर की सतह पर किसी फीकी याद की तरह चमक रही थी। फेलुदा ने अपनी लंबी उंगलियों से कोट का कॉलर ठीक करते हुए कहा, टॉप से, इस शहर की कहानियां सिर्फ उसकी पुरानी इमारतों में नहीं छिपीं। कई किस्से तो इन्हीं कब्रों में सांस लेते हैं। मैंने उसकी ओर देखा। चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जो हर रहस्य के शुरुआत में उसकी आंखों में झिलमिलाने लगता, जैसे किसी अनसुलझे पज्जल का आधा हिस्सा वो पहले ही समझ चुका हो। उसकी उंगलियों में सिगरेट थी, धुएं की पतली लकीरें सर्द हवा में मुड़ती चली जा रही थीं। हमने भारी लोहे के उस दरवाजे को खोला और वह जोरदार चरमराहट मानो बीते वक्त की कोई आवाज अपने साथ ले आई। अंदर कदम रखते ही हवा और ठंडी महसूस हुई। कब्रिस्तान के भीतर लंबी देवदार की कतारें खामोश प्रहरी की तरह खड़ी थीं। पुरानी कब्रों पर काई जमी थी। कहीं कहीं टूटे हुए क्रॉस और झुके हुए पत्थर दिख रहे थे। धूल और वक्त दोनों ने यहाँ के इतिहास को अपनी पकड़ में कस लिया था। देखो टॉप से, फेलुदा ने धीमे से कहा, यहाँ की तारीखें सीधी 1800 की शुरुआत। कई अंग्रेज अधिकारी यहीं दफन हैं। पर हमें जिस कब्र में दिलचस्पी है वो एकदम अलग है। थॉमस गॉडविन नाम का आदमी, जिसके बारे में मिस्टर जॉयदीप मजूमदार ने लिखा था। हम धीमे धीमे अंदर बढ़े। कदमों के नीचे सूखी पत्तियां दबकर चरमरा रही थीं। ऐसा लगता था जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। हवा में अचानक एक झोंका आया, ठंडी और बेचैन। फेलुदा रुक गया। सामने एक कोने में आधी टूटी हुई ईंटों से बनी कब्र थी, जिस पर उकेरा गया था, थॉमस गॉडविन, द मैन हु रेस्ट्स नॉट इन पीस। मैंने जोर से पढ़ा और कहा, क्या मतलब है फेलुदा? रेस्ट्स नॉट इन पीस? यह तो उल्टा लिखा है। वो हल्के से मुस्कुराया। यही तो रहस्य है टॉप से। आमतौर पर लिखा होता है रेस्ट इन पीस, पर यहां किसी ने उसे पलट दिया है। यह सामान्य नहीं है, यह कोई संकेत है। वो झुककर मिट्टी हटाने लगा। पत्थर पर दरारें थीं, बहुत पुरानी नहीं। उसने गौर से देखा और बोला, कब्र को हाल में किसी ने छेड़ा है। मैंने उसके शब्दों पर भौहें चढ़ाईं। मतलब कोई हाल ही में यहां आया था। संभावना तो यही है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसी पल मेरी नजर दूर पड़ी। एक आदमी, नीला कोट, सिर पर टोपी, चेहरा छाया में। वो हमें देख रहा था। कुछ सेकंड तक बस खड़ा रहा, फिर जैसे धुंध में गायब हो गया। मैंने घबरा कर कहा, फेलुदा। वो हमें देख रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, जब कोई रहस्य सामने आने वाला होता है टॉप से, तो परछाइयां भी बेचैन हो उठती हैं। उसने जेब से छोटा आवर्धक शीशा निकाला और पत्थर पर टॉर्च की रोशनी डाली। थॉमस गॉडविन, उसने धीरे से दोहराया। ये शायद कोई ब्रिटिश व्यापारी था, लेकिन यह शब्द, यह उल्टा लिखा गया संदेश मुझे किसी अधूरी कहानी की गंध दे रहा है। मैंने पूछा, तो क्या यह किसी तरह का श्राप है? वो बोला, शायद। या फिर किसी ने अपने अपराध बोध को पत्थर में बंद करने की कोशिश की हो। तभी थोड़ी दूरी पर कोई खंखारने की आवाज आई। एक बूढ़ा चौकीदार, मैले ग्रे कोट और फटी ऊनी टोपी में हमारी ओर बढ़ आया। झुर्रियों से भरा चेहरा, पर आंखों में किसी अजीब चमक का साया था।
साहब, आप लोग बाहर से आए हैं? उसने टूटी अंग्रेजी और बंगाली लहजे में पूछा। फेलूदा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, थोड़ा इतिहास जानने आए हैं। ये जो कब्र है, थॉमस गॉडविन की, इसके बारे में कुछ सुना है आपने? वो कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बमुश्किल बोला, सुना है। वो आदमी मरने के बाद भी चैन से नहीं रहा। रातों को कई बार कोई उसके पत्थर के पास खुदाई करता है। कहते हैं उस पर किसी ने धोखा किया था। धोखा? फेलूदा ने आगे झुककर पूछा। चौकीदार की आवाज धीमी हो गई। हाँ साहब। कहाँ जाता है, उसने सोने के सिक्के एक बंगाली नौकर को सौंपे थे, पर वो नौकर भाग गया और उसी रात अंग्रेज मर गया। मैंने बूढ़े की आंखों में डर देखा। उसके होंठ हिले, पर उसने आगे बोलना बंद कर दिया। फेलूदा ने सहज आवाज में कहा, दिलचस्प कहानी है, पर हर अफवाह के पीछे कोई जिंदा रिश्ता होता है। जब तक वो न मिले, रहस्य सिर्फ कहानी है। चौकीदार ने गर्दन हिलाई। कल एक आदमी आया था, अंग्रेजी बोलता था मगर बंगाली था। वही कब्र देखता रहा घंटों तक। बूढ़ा बस इतना बोला, हाँ साहब, बहुत पुराना कागज था। हमने चारों ओर नजर डाली, जैसे हवा में भी अब कोई छुपा इशारा था। फेलूदा ने फुसफुसाया, टॉप से खेल अब शुरू हो चुका है। अगर किसी के पास वो नक्शा है, तो इसका मतलब है कि किसी को उस इतिहास की राह मिल चुकी है। हमने कब्र की तस्वीरें लीं, नोट्स बनाए और धीरे धीरे बाहर निकले। पीछे हवा फिर तेज हो चली थी। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकराकर कराह सी रही थीं। हम दोनों गाड़ी की ओर बढ़े। सड़क पर ट्राम की टनटनाहट चाय के दुकानों से भांप उठती और कोलकाता की भीगी सड़कों पर सुबह की हल्की रोशनी मिल रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा, फेलूदा, आपको सच में लगता है ये कोई साधारण रहस्य नहीं? उसने अखबार मोड़ते हुए कहा, नहीं टॉप से, ये कोई मामूली बात नहीं। यह खेल लालच, अपराध और इतिहास तीनों का मिश्रण है। और अगर मेरा अंदाजा सही है, तो कोई हमें रोकना चाहता है। मैंने धीमे स्वर में कहा, वो नीले कोट वाला आदमी? वो बोला, हाँ, वही। उसकी आंखों में अब वो तीखी चमक लौट आई थी। गाड़ी पार्क स्ट्रीट की सुबह की भीड़ में खो गई, पर मन में वो ठंडी हवा अब भी घूम रही थी, जैसे कब्रिस्तान की परछाई हमारे साथ चली आई हो। अगली सुबह लाउडन स्ट्रीट का हमारा छोटा घर चाय की खुशबू और अखबार की सरसराहट से भरा था। खिड़की से आती धूप फर्श पर सुनहरी रेखाएं बना रही थी। फेलूदा अखबार में डूबा था, तभी अचानक उसने उसे नीचे रखा और बोला, टॉप से, जो हमने कल देखा, वो आकस्मिक नहीं था। किसी ने वाकई उस कब्र को खोदने की कोशिश की है, और वह आदमी वही नक्शा वाला हो सकता है। मैंने पूछा, तो अब क्या करेंगे? वो बोला, अब हमें इतिहास की किताबों में झांकना होगा। हर रहस्य की जड़ अतीत में होती है। दोपहर तक हम मेट्रोपॉलिटन लाइब्रेरी पहुंच चुके थे। वहां धूल से ढकी लकड़ी की अलमारियों के बीच पुरानी ब्रिटिश फाइलें रखी थीं। दीपक की पीली रोशनी में फेलूदा ने एक फाइल खोली, ईस्ट इंडिया कंपनी, 1830 से 1850 तक। ये देखो टॉप से। उसकी आवाज में स्फूर्ति थी। यहां थॉमस गॉडविन का नाम है। लिखा है कि वह ब्रिटिश कंपनी का एजेंट था और उस पर गबन का आरोप लगा था। गबन? मैंने चौंक कर कहा। हाँ, फेलूदा बोला, कंपनी के गहने और सिक्के गायब हो गए थे। मरने से पहले उसने सब कुछ एक बंगाली नौकर के हवाले कर दिया था, लेकिन वह नौकर कभी वापस नहीं आया। अब बातें जुड़ रही थीं। कब्र, नक्शा, वो नीला कोट और इतिहास एक लड़ी बनने लगी थी। फेलूदा ने कहा, अब हमें उस नौकर का नाम चाहिए या उसके वंशज का, जो आज यह रहस्य फिर जगा रहा है। हम लाइब्रेरी से निकले। शाम की हवा में कोलकाता की पुरानी इमारतें जैसे धीरे धीरे अंधेरे में डूब रही थीं, लेकिन उनके भीतर का इतिहास अब भी जलता था। फेलूदा ने रिक्शे को रोका और कहा, अब हमें मिस्टर प्रबीर सेन से मिलना होगा। वही इतिहासकार जिन्होंने इस कब्रिस्तान पर लेख लिखा था। शायद वही हमें अगले दरवाजे तक ले जाएंगे। रिक्शा हंगरफोर्ड स्ट्रीट की ओर मुड़ गया और शहर की पीली स्ट्रीट लाइट्स हमारे चेहरों पर ठंडी रोशनी बिखेरने लगीं। कहीं दूर कोई बैंड अभ्यास कर रहा था और हवा में पुराने कोलकाता के संगीत की झंकार जैसे फिर से गूंज उठी शाम धीरे धीरे उतर रही थी। जब हम प्रबीर सेन के पुराने बंगले के बाहर पहुंचे, चारों ओर पुराने बरगदों की जड़ों से गिरती बूंदों की गंध थी। हल्की मिट्टी, सर्द हवा और कहीं कहीं से आती मच्छरों के परों की भनभनाहट। बंगला ऊंचा और विशाल था। दीवारों पर आई हुई बेलें लिपटी हुईं, जैसे समय ने खुद अपने निशान छोड़ दिए हों।
अंदर से आती हल्की रोशनी दीवारों पर सरकती हुई सी लगती थी। सेन साहब खुद दरवाजे पर आए। दुबले सीधे सफेद बालों वाले, उनकी आंखों में अजीब सी ताजगी थी, जैसे इतिहास में डूबे होने के बावजूद वर्तमान से तालमेल बना रखा हो। उन्होंने धीरे से कहा, आइए फेलुदा बाबू, आपके बारे में बहुत सुना है। कोलकाता में आज भी लोग आपकी सूझबूझ के किस्से सुनाते हैं। ड्राइंग रूम में कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे हम किसी पुरानी ब्रिटिश लाइब्रेरी में आ गए हों। दीवारों पर लकड़ी के फ्रेम में बंद नक्शे टंगे थे, कुछ इतने पुराने कि किनारे फट चुके थे। चारों ओर से किताबों की गंध घुल रही थी और ऊपर लगी पेंडुलम घड़ी की टिक टिक कमरे की खामोशी में गूंज रही थी। फेलुदा ने कुर्सी खींची और मुस्कुराकर कहा, इतिहास को सुलझाना भी जासूसी जैसा ही है सेन साहब। फर्क बस इतना है कि एक में अपराधी सामने होता है और दूसरे में वो सदियों पुरानी फाइलों में छिपा रहता है। सेन साहब हल्का सा मुस्कुराए, फिर बोले, तो बताइए, थॉमस गॉडविन के पीछे आपकी दिलचस्पी कैसे जागी? फेलुदा ने शांत स्वर में जवाब दिया, कल रात हम पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान गए थे। वहां हमें एक कब्र मिली। उस पर लिखा था, द मैन हु रेस्ट्स नॉट इन पीस। पत्थर टूटा हुआ था, मिट्टी ताजा, और उसमें कुछ गहरा अनकहा छिपा था। हमने महसूस किया कि ये शिलालेख किसी ब्रह्मरहित कविता की नहीं, बल्कि किसी अधूरे वादे की कहानी है। सेन साहब की नजरें पल भर को स्थिर हो गईं। फिर उन्होंने धीरे से उठकर अलमारी खोली। लकड़ी के दरवाजे चरमराए और उन्होंने एक पुरानी डायरी निकाल ली। उसके पीले पन्नों में हाथ से लिखा वही शिलालेख था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, लोग कहते हैं कि यह महज शब्द नहीं, एक संकेत है। थॉमस गॉडविन की आत्मा को शांति नहीं मिली थी, क्योंकि उसका कोई वादा अधूरा था। फेलुदा आगे झुका, कौन सा वादा? किससे? सैन ने कुछ पल चुप रहकर कहा, शायद उसने किसी को कुछ लौटाने का वचन दिया था, या किसी सच्चाई को समय पर उजागर करने की बात की थी, मगर वक्त उससे तेज निकला। सेन ने अपने हाथों से पुरानी धूल झाड़ी और बोले, आप जानते हैं, कोलकाता के कुछ पुराने परिवारों में कहा जाता है कि गॉडविन ने किसी बंगाली परिवार पर भरोसा किया था। उसी विश्वास ने उस परिवार को अमीरी तक पहुंचाया। फेलुदा की आंखों में अब जिज्ञासा की जगह लक्ष्य चमकने लगा। उसने पूछा, क्या नाम था उस परिवार का? सैन ने थोड़ी देर सोचा, फिर धीमी आवाज में कहा, शिव नारायण दत्ता। इतना ही याद है। कहा जाता है वह किसी अंग्रेज अफसर का नौकर था, मगर कुछ ही सालों में उसकी किस्मत पलट गई। उसके उत्तराधिकारी आज भी बंगाल के पुराने रईस माने जाते हैं। मैंने नोटबुक में नाम लिख लिया, शिव नारायण दत्ता। उसी वक्त दरवाजे पर घंटी बजी। सेन साहब उठे। कुछ मिनटों बाद लौटे तो उनके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी। अजीब बात है, उन्होंने कहा, कोई व्यक्ति बाहर खड़ा था। कहता है आपसे मिलना चाहता है, पर नाम नहीं बताया। जब मैं बाहर गया तो वो जा चुका था। हम सब तुरंत बरामदे की ओर भागे। हवा में अब थोड़ी ठंड और डर घुल चुका था। गली के मोड़ पर बस एक नीला कोट पड़ा था, वही नीला कोट जिसे कल कब्रिस्तान में देखा था। मैंने झट से कहा, फेलुदा, वही आदमी। वो झुककर कोट उठाता है। जेब में एक मुड़ा हुआ कागज था, पुरानी स्याही से लिखा रहस्यमय वाक्य, सीक द वन हु रेस्ट्स नॉट बीनीथ द क्रॉस ऑफ द बनियन। फेलुदा ने धीरे से कहा, बनियन ट्री यानी बरगद का पेड़। कब्रिस्तान के उत्तर पश्चिम कोने में सिर्फ एक ही बरगद है। इसका मतलब है अगला सुराग वहीं है। फेलुदा की आंखों की चमक उस वक्त वैसी थी जैसी हर बड़े रहस्य के करीब आने पर होती थी। उसने बिना कुछ और कहे धीमे स्वर में कहा, चलो टॉप से, रात लंबी है और इतिहास अक्सर अंधेरे में अपने रास्ते दिखाता है। रात के ठीक 9 बजे हम दोबारा उसी कब्रिस्तान के बाहर थे। शहर अब पूरी तरह शांत था। दूर कहीं ट्राम की दोहराती घंटी थकान भरे सुर में गूंज रही थी। आसमान में बादलों का आवरण था और हवा में बढ़ती ठंड एक अनदेखे तनाव की तरह महसूस हो रही थी। गेट पर वही बूढ़ा चौकीदार बैठा था। उसने हमें देखते ही असहजता से कहा, आप लोग फिर से आए साहब? रात में यहां अच्छा नहीं लगता। लोग कहते हैं बरगद के पास कुछ है। कोई आवाजें? फेलुदा मुस्कुराया, डर की आवाजें नहीं चौकीदार, रहस्य की हैं, और हम उसी आवाज के पीछे आए हैं। हमने टॉर्च जलाई। उसकी किरणें पत्थरों और पेड़ों की शाखाओं से टकराती हुई धुंध में नाच रही थीं। हवा बर्फीली थी, हर कदम किसी अनजान चेतावनी जैसा महसूस हो रहा था।
बरगद का पेड़ सामने था, विशाल, स्थिर और उसकी जड़ों में सदियों की परतें जमा थीं। पेड़ के नीचे दो कब्रें थीं, एक बड़ी जिस पर सुंदर क्रॉस बना था और दूसरी छोटी जिस पर कुछ भी लिखा नहीं था। जमीन नम थी और मिट्टी में एक अजीब सी चमक। फेलूदा झुका और मिट्टी साफ करने लगा। जैसे जैसे सतह साफ हुई, पत्थर पर उकेरे शब्द दिखने लगे, छोटे, हल्के, लगभग मिटे हुए। उसने लेंस निकाला और पढ़ा, इन्फिनिट इन सिलेंशियो। मैंने पूछा, मतलब? वो बोला, फेथ एंड साइलेंस, यानी विश्वास और मौन। कुछ पल उसका चेहरा स्थिर रहा, फिर बोला, यह कोई साधारण शिलालेख नहीं है, टॉप से। यह किसी परिवार के अंदर का प्रतीक हो सकता है। शायद गॉडविन ने इन्हीं शब्दों के पीछे अपनी सच्चाई छिपाई। उसी समय पीछे झाड़ियों में सरसराहट हुई। हमने टॉर्च घुमाई। कुछ पल के लिए लगा जैसे कोई छाया भागी हो। फेलूदा बोला, कोई हमें जरूर देख रहा है। मैंने नीचे झुककर देखा, मिट्टी पर ताजे जूतों के निशान थे। देखा, यह यहीं था, मैंने कहा। वो गंभीर आवाज में बोला, मतलब जो रहस्य खोलने दे रहा है वही हमें नियंत्रित भी कर रहा है। फेलूदा फिर धीरे धीरे कब्र के चारों ओर घूमने लगा। बरगद की एक मोटी जड़ के नीचे मिट्टी हल्की उभरी हुई थी। उसने छड़ी से मिट्टी हटाकर देखा। एक क्षण में धातु की चमक उभरी। यह कोई डिब्बा है, मैंने उत्तेजना से कहा। फेलूदा ने सावधानी से उसे निकाला। पुराना पीतल का डिब्बा, किनारों पर पुरातन नक्काशी और जंग के निशान। उसने रुमाल से उसे पोंछा और धीरे से खोला। अंदर था एक पुराना पत्र, आधी टूटी मोम सील के साथ। स्याही लगभग फीकी पड़ चुकी थी, पर शब्द अब भी जिंदा थे। द मैप मस्ट रिमेन बेरीड अंटिल द टाइम इज राइट। द रॉयल सीक्रेट ऑफ फोर्ट विलियम मस्ट नेवर रीच द रॉन्ग हैंड्स। मैंने कांपती आवाज में कहा, फोर्ट विलियम, वही जो ब्रिटिश सेना का मुख्यालय था। फेलूदा ने सिर हिलाया। हाँ, और अगर यह सत्य है तो यह मामला सिर्फ खजाने का नहीं, किसी राजकीय रहस्य का है। उसने पत्र जेब में रखा और बोला, यह राज किसी ने दफन किया था और अब कोई उसे फिर से जगाने निकला है। यह दांव पुराना है, टॉप से, और जानलेवा भी। अचानक चौकीदार की हड़बड़ाई आवाज सुनाई दी। वह दौड़ता हुआ आया। साहब, बाहर कोई कार खड़ी है। दो आदमी बैठे हैं। जब मैंने पास जाने की कोशिश की तो वे भाग गए। फेलूदा बोला, धन्यवाद, दरवाजा बंद कर दीजिए। जैसे ही हमने डिब्बे को जेब में रखा, एक तेज हवा का झोंका आया। टॉर्च बुझ गई और अंधेरे ने हमें पूरी तरह घेर लिया। एक पल को लगा जैसे हवा में किसी की सांसें मिल रही हों। मैंने कांपते स्वर में कहा, फेलूदा, क्या तुम्हें भी महसूस हुआ? कोई बहुत पास था। उसने धीरे से कहा, इतना पास कि शायद हमारी हर सांस सुन रहा था। हम किसी तरह बाहर निकले, गाड़ी तक पहुंचे। शहर की स्ट्रीट लाइट्स अब धुंधली लग रही थीं। गाड़ी की हेडलाइट्स जब सड़क पर फैलीं, तो उनके बीच फेलूदा की आंखों की तेज चमक दिखाई दी। वो बोला, अब हमें किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी होगी जो ब्रिटिश रहस्यों को भेद सके। और एक नाम है मेरे दिमाग में, प्रोफेसर अभिरंजन सेनगुप्ता। अगली सुबह हम उनके घर पहुंचे। सफेद बालों वाले, चश्मा लगाए प्रोफेसर बेहद शांत और सौम्य थे। कमरे में पुराने कागजों की गंध और एक अनकही गंभीरता फैली हुई थी। जब फेलूदा ने वह पत्र उनके सामने रखा तो प्रोफेसर की आंखों में एक तत्काल चमक आ गई। उन्होंने कहा, यह यह तो बहुत पुराना मामला है। ब्रिटिश काल में फोर्ट विलियम के भीतर एक फाइल थी, कॉन्स्पेसी फाइल। उसमें कुछ राजकुमारों और अंग्रेज अफसरों की गुप्त डील लिखी थी, लेकिन वो फाइल कभी मिली नहीं। कहा गया कि किसी ने उसे छिपा दिया था ताकि वो गलत हाथों में न जाए। और वो अधिकारी? फेलूदा ने पूछा। प्रोफेसर बोले, बहुतों का मानना है वही थॉमस गॉडविन। कमरे में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा था। बाहर किसी रिक्शे की घंटी बजने की आवाज आई, मगर मन के भीतर सब कुछ स्थिर हो गया। मैंने धीरे से कहा, तो वो खजाना असल में दस्तावेज हैं? फेलूदा बोला, हाँ, और जिसे हमने कब्रिस्तान में देखा, वो कोई चोर नहीं। वो शायद उस फाइल के पीछे है। उसे ये रहस्य हर कीमत पर चाहिए। प्रोफेसर ने चेतावनी दी, और अब वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। फेलूदा हल्का मुस्कुराया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। तो अब खेल अपने असली मोड़ पर है, टॉप से। अब यह कहानी अतीत से वर्तमान तक फैलेगी, और हर पन्ना बोलेगा कौन सच चाहता है और कौन बस इसे छिपाए रखना। हम जब बंगले से बाहर निकले, हवा में धूल के भंवर उठ रहे थे। सूरज अब ढल चुका था और कोलकाता की पुरानी इमारतें धूप के सुनहरे छोर पर चमक रही थीं।
फेलूदा ने टैक्सी रोकी, मेरी तरफ देखा और कहा, टॉप से, अब वक्त है उस साए तक पहुंचने का जो हमारे हर कदम को देख रहा है। गाड़ी आगे बढ़ी और शहर की धुंधली गलियों में गुम हो गई। पीछे बस रह गया इतिहास का एक अधूरा वादा, जो अब फिर से सांस लेने लगा था। रात की हवा में कोलकाता का धुंधलका थम सा गया था। सड़कों पर हल्की धुंध थी। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी उसके बीच से कटी हुई धारियों की तरह बिखर रही थी। टैक्सी की सीट पर बैठे फेलूदा दूर छतों पर जाते हुए पक्षियों को देख रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, टॉप से, मुझे शक है कि वह आदमी यहीं है, बहुत पास। मैंने पूछा, कहाँ? उसने नजर घुमाए बिना जवाब दिया। पार्क स्ट्रीट का ग्रैंड होटल। पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से वहीं विदेशी रिसर्चर्स और इतिहास के व्यापारी ठहरते हैं। अगर किसी को ब्रिटिश दस्तावेजों का लोभ है तो वो वहीं होगा। होटल पहुंचते ही हमें तुरंत उस जगह की भव्यता ने घेर लिया। सामने ऊंची छतों से झूलते झूमर, संगमरमर की फर्श पर गूंजती ऊंची एड़ी के जूते की आवाजें और कहीं पीछे से आती धीमी अंग्रेजी ऑर्केस्ट्रा की धुनें, हर चीज में पुरानी अंग्रेजियत का छौंक था। रिसेप्शन पर सुगंधित मोमबत्तियां जल रही थीं और कमरे के हर कोने से इतिहास की कोई पुरानी फुसफुसाहट उठती थी। फेलूदा ने काउंटर पर जाकर कहा, हम मिस्टर जॉयदीप मजूमदार से मिलने आए हैं। रिसेप्शनिस्ट ने नजरें उठाईं, हमें देखा और हल्का मुस्कुराई। शायद उसने उसे पहचान लिया था। अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में फेलूदा का चेहरा अक्सर दिखता था। उसने कहा, जी सर, मिस्टर मजूमदार तीसरी मंजिल, कमरा 312 में ठहरे हैं। हम सीढ़ियां चढ़ते गए। कदमों की आवाज पत्थर की सीढ़ियों में गूंजती जा रही थी। बीच रास्ते अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पीछे चल रहा हो। मैंने पलटकर देखा, गलियारा खाली था, बस दीवार पर लगी परछाइयां झूल रही थीं। हवा एक झोंके की तरह ऊपर से गुजरी। हमने कमरे के पास पहुंचकर देखा, दरवाजा आधा खुला था। फेलूदा ने इशारे से मुझे रोक दिया, फिर दरवाजे को धीरे से धकेला। अंदर बासी शराब की गंध थी। टेबल पर कागज और नेटबुक फैले पड़े थे। कुर्सी पर एक आदमी झुका हुआ था। मिस्टर मजूमदार, फेलूदा ने पुकारा। कोई जवाब नहीं मिला। हम तेजी से आगे बढ़े। उसका सिर बगल की ओर लुढ़का हुआ था, बालों में सूखा खून और फर्श पर टूटी हुई कांच की बोतल। किसी ने हमला किया है, फेलूदा ने झट से कहा और उसकी नब्ज टटोली। जिंदा है, जल्दी पानी लाओ। मैंने वॉशरूम से पानी लाकर उसके चेहरे पर छींटे मारे। कुछ पल बाद वह लड़खड़ाती आवाज में बोला, आप कौन हैं? फेलूदा ने शांत स्वर में कहा, मुझे फेलूदा कहते हैं, आप पर यह किसने किया? वह मुश्किल से बोला, वही आदमी, नीले कोट वाला। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वही जो कब्रिस्तान में था। वो यहां क्यों आया था? फेलूदा ने पूछा। उसने धीमे स्वर में कहा, वो मेरी डायरी चाहता था, जिसमें थॉमस गॉडविन की रिसर्च थी। मैंने मना किया तो उसकी सांसें फूलीं और वह फिर बेहोश हो गया। कमरे में हर ओर बिखरे दस्तावेज, पुरानी फोटोकॉपीज और धूल में लिपटा नक्शा था। टेबल पर एक नोटबुक पड़ी थी, कोलकाता के कब्रिस्तानों के नीचे छिपे रहस्य। फेलूदा ने पन्ने पलटे। एक नक्शा बना था, वही कब्रिस्तान, बरगद का पेड़, एक छोटा बिंदु और कुछ कोड जैसे अक्षर। नीचे लिखा था, क्रॉस लीड्स टू द लायंस माउथ। मैंने पूछा, यह कोई जगह है या संकेत? वो बोला, कभी लियन गेट कैफे नाम का एक पुराना रेस्टोरेंट था। शहर में आज भी उसकी टूटी इमारत है। उसने डायरी जेब में रखी, कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक किया और बोला, चलो वहां चलते हैं। जैसे ही हम नीचे पहुंचे, अचानक लॉबी में हलचल मच गई। किसी ने चिल्लाया, स्टॉप दैट मैन। हमने देखा, वही ऊंचे कद का आदमी नीले कोट में दरवाजे की ओर भाग रहा था। फेलूदा गर्जा, वही है, टॉप से। हम दौड़े। दरवाजा खुला, ठंडी हवा का झोंका आया और वह आदमी सड़क पर गुम हो गया। भीड़ में उसकी परछाई मिट गई, पर फेलूदा पहले ही झुककर जमीन से कुछ उठा चुका था। एक मुड़ा हुआ बिल। कार्लटन गेस्ट हाउस, रूम 107, नाम M.R. दत्ता। उसने गहरी सांस ली और कहा, दत्ता, वही परिवार। शिव नारायण दत्ता का कोई वंशज? मैंने कहा, तो मामला अब सीधे उनके खानदान तक जा पहुंचा है। हाँ, वह बोला, और परिवार के अतीत में छिपा है असली नक्शा। हम उस रात सीधे कार्लटन गेस्ट हाउस पहुंचे। रिसेप्शन पर चाय की खुशबू और पुरानी लकड़ी की इमारत की ठंडक महसूस हो रही थी।
कमरा 107 का दरवाजा अंदर से आधा बंद था। झरोखों से हल्की रोशनी आ रही थी। अंदर एक मध्यम आयु का आदमी हाथ में कागज लिए खड़ा था और वो उसे आग के पास फेंकने ही वाला था। रुक जाइए मिस्टर दत्ता, फेलूदा ने जोर से कहा। आदमी चौंका, उसने मुड़कर देखा, चेहरे पर पसीने की हल्की चमक थी। आप कौन हैं? वो लोग जो सच्चाई जलने नहीं देंगे, फेलूदा ने कठोर स्वर में कहा। ये वही नक्शा है ना जो आपके पुरखों को थॉमस गॉडविन ने सौंपा था? वो धीमे से बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। हाँ, लेकिन यह सब बीती बातें हैं। इससे किसी का कुछ नहीं होगा। फेलूदा ने शांत आवाज में कहा। किसी को नहीं, लेकिन किसी का सब कुछ इससे जुड़ा है। आपके परिवार ने जो छिपाया, अब वही जाने ले रहा है। दत्ता की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मेरे दादा कहते थे, हमारे पूर्वज को एक बक्सा मिला था अंग्रेजों से। उसमें कुछ कागज थे, किसी सरकारी गुप्त सौदे के, पर उसने उन्हें छिपा दिया, क्योंकि उसे उन्हें रखना पाप लगा। अब कोई आदमी उन कागजों के पीछे है। उसने धमकी दी थी कि अगर मैंने न दिया, तो वो आदमी कौन था? फेलूदा ने बीच में पूछा। दत्ता कांप गया। वो नीले कोट वाला। कमरे में एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। बाहर से आती हवा खिड़की के पर्दे फड़फड़ा रही थी। फेलूदा ने धीरे से कहा, अब सब साफ है। नीले कोट वाला आदमी वही है जो रॉयल सीक्रेट के पीछे है, और उसका अगला निशाना हम हैं। उसने टेबल पर पड़ा नक्शा उठाया। उस पर 3 निशान थे। एक बरगद का पेड़, दूसरा लायंस गेट और तीसरा नदी के किनारे फोर्ट विलियम। फेलूदा ने देखा और बोला, 3 निशान, 3 सुराग, और हर सुराग एक रहस्य की परत। हमारी गाड़ी ठंडी हवा को चीरती जब आगे चली, तो दूर कहीं ट्राम की घंटी बजी। कोलकाता का वह माहौल अब किसी इतिहास की नहीं, किसी साजिश की गंध दे रहा था। अगले दिन सूर्यास्त के वक्त हम पहुंचे। गॉडविन की हवेली। पुरानी दीवारों पर काई जमी थी। गेट पर जंग लगे अक्षर समय की गवाही दे रहे थे। गॉडविन एस्टेट, 1842। घर के पास फैली हवा में मिट्टी और गीली लकड़ी की गंध थी। अगर लायंस माउथ सच में कोई संकेत है, फेलूदा ने कहा, तो यह जगह वही है। हमने लोहे का गेट खोला। चरमराहट इतनी भारी थी जैसे कोई नींद से जाग उठा हो। अंदर टूटी हुई फव्वारे की मूर्ति, सूखे फूल और सन्नाटा। दीवार के कोने पर एक पत्थर पर उकेरा शेर का चेहरा चमकने लगा जब टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी। देखो टॉप से, फेलूदा ने कहा, यह शेर के मुंह में छेद, यही तो है लियंस माउथ। उसने जेब से एक पतली मेटल टूल निकाली और छेद में डाली। एक क्लिक की आवाज गूंजी और दीवार का एक हिस्सा खिसक गया। अंदर की तरफ अंधेरे में एक संकरा रास्ता खुला। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। हवा भारी और ठंडी थी। दीवारों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। नीचे उतरते लकड़ी की सीढ़ियों की चरचराहट किसी चेतावनी सी लग रही थी। तहखाने में पहुंचते ही टॉर्च की रोशनी एक लकड़ी की पेटी पर पड़ी, पुरानी, धूल से ढकी। यह वही बक्सा है, टॉप से, वह फुसफुसाया। धीरे से उसने ढक्कन उठाया। भीतर कुछ पुराने पत्र, एक धातु का प्रतीक और मोम से सील किया कागज पड़ा था। फेलूदा ने पहला पत्र उठाया। उस पर लिखा था, टू हुएवर फाइंड्स दिस, माय नेम इज थॉमस गॉडविन। मैंने कांपती आवाज में पूछा, मतलब कोई धार्मिक रहस्य? फेलूदा बोला, शायद यही असली मर्म है। यही कारण है कि लोग अब भी उसके साए में घूम रहे हैं। अचानक ऊपर से किसी के भारी कदमों की आहट आई। फेलूदा ने इशारा किया, टॉर्च बंद करो। हम अंधेरे में स्थिर हो गए। सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराईं। रोशनी की एक रेखा नीचे उतरी। धीमी पर ठंडी फुसफुसाहट फेलूदा के कानों तक पहुंची। वो यही है, मैंने धीरे से कहा। वही नीले कोट वाला आदमी। ठंडी सीलन भरी हवा उस पुराने तहखाने में किसी गहरी चेतावनी की तरह गूंज रही थी। ऊपर की सीढ़ियों पर कदमों की चरमराहट सुनकर मैं सहम गया। फेलूदा ने टॉर्च बंद कर दी। अंधेरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी। फिर वो भारी कदम रुक गए। उसी पल एक ठंडी और सधी हुई आवाज नीचे से आई। मुझे पता था तुम यहीं आओगे, फेलूदा। आवाज में अहंकार और सिहरन दोनों थे। फेलूदा ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम जानते हो कि मैं कौन हूं, तो यह भी जान लो कि मैं कभी खाली हाथ नहीं आता। सामने अंधेरे से एक आकृति उभरी। नीला कोट, चमकदार आंखें और हाथ में पिस्तौल। वह हंसा, एक ठंडी बेपरवाह हंसी।
मैं तुम्हारी अक्ल का कायल हूं जासूस, पर तुम्हारे पास वो नहीं जो मुझे चाहिए। गॉडविन का बक्सा, फेलुदा ने धीरे से कहा। क्या तुम्हें पता है उसमें क्या है? वह आदमी एक कदम आगे बढ़ा। पिस्तौल की नली अब चमक रही थी। हाँ, मुझे पता है। उसमें वो दस्तावेज हैं जो साबित करते हैं कि 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश अफसरों ने इस जमीन के नीचे हथियार और सोना छिपाया था। मेरे पूर्वज उनके सैनिक थे। ये मेरा हक है। फेलुदा की आंखें स्थिर रहीं। और इसलिए तुमने मजूमदार पर हमला किया? नीले कोट वाले ने कंधे उचकाए। हक लेने में हमला नहीं होता, हिम्मत होती है। उसी क्षण फेलुदा ने अपने दूसरे हाथ से जेब में कुछ दबाया। एक पल बाद धुएं का छोटा सा बादल फट पड़ा। तहखाना सफेद धुएं से भर गया। मैंने बस एक धमाका सुना। गूंजती हुई गोली दीवार से टकराई और पत्थर के टुकड़े बिखर गए। फेलुदा ने मुझे झपटकर जमीन पर गिरा दिया। कुछ सेकंड बाद जब धुआं छंटा, नीले कोट वाला गायब था। हवा में बारूद की गंध और जलती मोमबत्ती की मध्यम लौ हिल रही थी। फेलुदा ने दीवार की ईंट में फंसा छर्रा निकाला और मुस्कुरा दिया। भाग गया, उसने कहा, लेकिन देखो, उसके जूतों के निशान मिट्टी पर हैं। अब हमें पता है कि वो जहां जाएगा वहीं इस खेल का अंत होगा। कहाँ? मैंने पूछा। वो बोला, फोर्ट विलियम। वही नक्शे का आखिरी बिंदु। वही जगह जहां सब कुछ शुरू हुआ और खत्म भी यहीं होगा। उसने बक्सा उठाया और हवेली से बाहर निकले। बाहर हवा अब और ठंडी थी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे झूल रही थीं जैसे किसी बीते समय की कहानियां हवा में तैर रही हों। टूटी खिड़कियों से गुजरती हवा की आवाज जैसे किसी पुरानी आत्मा की फुसफुसाहट में बदल गई थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। पुराने फव्वारे के पास एक काली परछाई खड़ी थी। शायद वही आदमी, या फिर इस हवेली की याद। फेलुदा ने कहा, चलो टॉप से, अब खेल सच में शुरू हुआ है। मैंने महसूस किया यह अब किसी जासूसी का केस नहीं था। यह जंग थी, अतीत के पापों और वर्तमान की लालच के बीच। अगली सुबह कोलकाता के आसमान में हल्का कोहरा था। ट्राम की घंटियां और गंगा के ऊपर तैरती धुंध एक धूसर चादर की तरह शहर को ढांपे हुए थीं। फेलुदा खिड़की के पास बैठा चाय पी रहा था। उसकी नोटबुक खुली थी जिसमें पिछली रात की हर घटना साफ साफ दर्ज थी। गॉडविन की हवेली, वह रहस्यमय बक्सा और नीले कोट वाले का साया। उसने धीरे से कहा, टॉप से, अब हमें उस आदमी से एक कदम आगे रहना होगा। फोर्ट विलियम पहुंचने से पहले हमें यह समझना होगा कि गॉडविन क्या छिपाना चाहता था। वो दस्तावेज? मैंने पूछा। वो बोला, हाँ, लेकिन वो कोई साधारण दस्तावेज नहीं है। यह ब्रिटिश राज का सैन्य रहस्य है। एक ऐसा करार जो ये साबित करता है कि 1857 के बाद कोलकाता के नीचे गुप्त हथियार और सोना छिपाया गया था। अगर वो बाहर आ गया तो कई लोगों के राज खुल जाएंगे। और वो आदमी इसे क्यों चाहता है? लालच, फेलुदा ने साफ कहा। उसे लगता है इसमें खजाना है, पर वो नहीं जानता कि कुछ सच्चाइयां सोने से ज्यादा खतरनाक होती हैं। हम दोनों टैक्सी में बैठे। सड़कों पर कोहरे की पतली परत फैली थी। विक्टोरिया मेमोरियल की सफेद संगमरमर की दीवारें धुंधली लग रही थीं। नदी की ओर से आती ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी। फोर्ट विलियम के पास पहुंचते ही सशस्त्र प्रहरी नजर आए। फेलुदा ने पहले से अनुमति ली थी। हमें रिसेप्शन पर एक अधिकारी, कैप्टन अरोड़ा, मिला। दमदार कद, पर मुस्कान में सौम्यता थी। कहिए मिस्टर मित्र, किस जगह जाना है? उन्होंने पूछा। फोर्ट के पुराने हिस्से में, फेलुदा बोला। जहां ब्रिटिश काल की सुरंगें हैं, वहीं इस केस की आखिरी चाबी छिपी है। कैप्टन अरोड़ा ने हल्की हंसी के साथ कहा। वहां अब कोई नहीं जाता, पर अगर आपने अनुमति ली है तो चलिए। हम अंदर बढ़े। पुराना फोर्ट विलियम बाहर से जितना भव्य था, भीतर उतना ही रहस्यमय। दीवारों पर काई, जंग लगे तोपों के बचे हिस्से और गलियारों में गूंजती हुई हमारे जूतों की हल्की आवाजें। अरोड़ा ने एक जगह रुककर कहा, यहां से आगे का हिस्सा बंद है। यह क्षेत्र बहुत पुराना और अस्थिर है। फेलुदा ने टॉर्च निकाली। हमें यहीं जाना है। हम नीचे उतरे। हवा में एक सड़ी हुई बदबू थी, जैसे दशकों की चुप्पी इस सुरंग में कैद हो। ईंटों की दीवारें नम थीं, पानी की बूंदें टपक रही थीं। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी फेलुदा रुक गया। सुनो, टॉप से, कदमों की आवाज। मैंने ध्यान लगाया। हाँ, कोई था। फेलुदा बोला, वो फिर आ गया, वही नीले कोट वाला। हमने मोड़ लिया। आगे एक बड़ा कमरा खुला।
उसकी पीछे की दीवार पर खुदा था एक प्रतीक, शेर का चेहरा, और नीचे लैटिन में लिखा था, इट किंगडम लाई बीनीथ। फेलूदा बोला, यही है गॉडविन का निशान? उसने कुछ यहीं रखा था? वो टॉर्च से दीवार का मुआयना करने लगा। अचानक कुछ चमका, एक धातु की पट्टी। उसने उसे खींचा। दीवार पीछे खिसकी और तिजोरी जैसा एक गुप्त खांचा खुल गया। अंदर एक पुराने दस्तावेज पर लाल मोम लगी सील थी। फेलूदा की आंखों में चमक उभर आई। यही है असली दस्तावेज, बाकी सब नकली सुराग थे। उसी क्षण पीछे से आवाज आई, बहुत खूब फेलूदा, मुझे पता था तुम मेरे लिए रास्ता साफ करोगे। हम मुड़े। वही आदमी, नीला कोट, पिस्तौल और उसके साथ दो सशस्त्र गुंडे। उसने कहा, दस्तावेज मुझे दे दो, नहीं तो यहीं खत्म हो जाओगे। फेलूदा की मुस्कान तनी रही। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत देर से आए हो? वो आदमी हंसा। देर सही, पर अब वक्त मेरा है। और तभी सुरंग में कदमों की गूंज सुनाई दी। कैप्टन अरोड़ा दो सैनिकों के साथ भीतर दौड़ते आए। हथियार नीचे रखो, आवाज गूंजी। नीले कोट वाले ने फायर करने की कोशिश की, लेकिन एक सिपाही ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक झड़प हुई और कुछ सेकंड में वो जमीन पर गिर पड़ा। पिस्तौल गिरी और लुढ़कती हुई फेलूदा के पास आई। फेलूदा ने दस्तावेज उठाया और कहा, अब यह सुरक्षित रहेगा। कैप्टन अरोड़ा ने पूछा, इसमें क्या है? फेलूदा ने धीरे कहा, इतिहास, और इतिहास को कभी हथियार नहीं बनना चाहिए। बाहर निकलते वक्त सूरज बादलों से झांक रहा था। गंगा की हवा अब ताजा लग रही थी। मैंने पूछा, अब क्या करेंगे? उसने मुस्कुराकर कहा, अब इस रहस्य को वहीं रहने देंगे, समय की तहों में। इसे कोई इंसान नहीं, इतिहास संभालेगा। टैक्सी शहर की भीड़ में खो गई। पीछे फोर्ट विलियम की दीवारें और गंगा का चमकता पानी धुंध में डूब गए। फेलूदा ने धीमे स्वर में कहा, टॉप से, इस शहर के हर पत्थर के नीचे एक कहानी दबी है, और जब तक कोई उन्हें खोजता रहेगा, हमारा काम रहेगा। 2 दिन बाद अखबारों में खबर फैली, नीले कोट वाला आदमी गिरफ्तार। नाम, राकेश दत्ता, गॉडविन के कागजों से जुड़ा वही वंशज। पर फेलूदा को सुकून नहीं था। उस सुबह हम घाट पर बैठे थे। ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी। नदी का पानी हल्की लहरों में चमक रहा था। फेलूदा ने कहा, टॉप से, इस केस का सिरा अभी खुला है। गॉडविन ने लिखा था, द ट्रूथ कुड शेक द फेथ दैट बिल्ट एम्पायर्स। वो राजनीतिक नहीं, किसी धार्मिक रहस्य की बात कर रहा था। मतलब कुछ और भी? मैंने पूछा। हाँ, फेलूदा बोला, गॉडविन मिशनरी था। शायद उसने कोई ऐसा धार्मिक प्रमाण देखा जो अपने समय के लिए असहनीय था, और इसलिए उसने उसे छिपा दिया। हम घाट के पीछे की पुरानी सीढ़ियों तक गए। मिट्टी में दबा पत्थर मिला, जिस पर लिखा था, टीजी 10,843। फेलूदा ने पत्थर हटाया। नीचे एक पुराना डिब्बा था। जब उसने सावधानी से खोला, अंदर एक छोटा लकड़ी का क्रॉस और एक पुरानी पर्ची। उस पर लिखा था, आई कुड नॉट शो दिस टू द वर्ल्ड, फॉर इट वुड शेक द फेथ दैट बिल्ट एम्पायर्स। द ट्रूथ मस्ट स्लीप अंडर द रिवर सॉन्ग। मैंने फुसफुसाकर कहा, तो उसने किसी सत्य को गंगा की गहराइयों में दफना दिया? हाँ, फेलूदा ने कहा, शायद क्योंकि वो सत्य बहुत बड़ा था। तभी आवाज आई, आप दोनों अब भी रहस्यों से नहीं थकते। हमने मुड़कर देखा, जॉयदीप मजूमदार। चेहरा अब ठीक था, मुस्कान के साथ। मैंने पुलिस से सुना कि आपने केस सुलझा लिया, लेकिन अब इन दस्तावेजों का क्या होगा? फेलूदा ने सिगरेट जलाई और बोला, जहां उन्हें होना चाहिए, इतिहास के पास। इन्हें किसी की लालच नहीं, ज्ञान का हिस्सा बनना चाहिए। जॉयदीप ने सम्मान से सिर झुकाया। गंगा की लहरें पीछे गूंज रही थीं। सूर्य धीरे धीरे उग रहा था, जैसे कोई प्राचीन रहस्य आखिरकार चैन से सो गया हो। सुबह की गंगा की हवा में हल्की नमी थी। घाट की सीढ़ियों पर धूप की पतली सुनहरी परत बिखर रही थी, और नावों की घंटियों की मीठी टनकार वातावरण में गूंज रही थी। आसमान में उड़ते पक्षी जैसे किसी पुराने गीत की तान में लहरा रहे थे। फेलूदा चुप बैठा था, उसकी नजर दूर बहती नदी पर टिके थी। मैंने मुस्कान के साथ कहा, एक और रहस्य हल हो गया मिस्टर फेलूदा। वह हल्के से हंसा, सिगरेट बुझाई और बोला, टॉप से, मैंने कुछ सुलझाया नहीं, बस इतना समझा कि हर बात उजागर कर देना बुद्धिमानी नहीं होती। कुछ सच्चाइयों को अनकहा छोड़ देना भी जरूरी होता है। हम दोनों घाट की सीढ़ियों पर बैठे रहे। हवा में गंगा की नमी और अगरबत्ती की हल्की सुगंध घुली हुई थी। शहर धीरे धीरे जाग रहा था। चाय वालों की पुकार, घंटियों की गूंज और दूर की नावों के पार धीरे बहती सुबह। मैंने पूछा,
फेलुदा, अब क्या करेंगे? वह उठ खड़ा हुआ, बैग में रखी लकड़ी की छोटी डिब्बी को कपड़े में लपेटा और बोला, घर चलेंगे और मैं मग्नलाल मेघनमल से कहूंगा कि इस बार की कहानी में थोड़ा इतिहास भी डाले। मैं जोर से हंसा। वह मुस्कुराया। और याद रखना टॉप से, कब्रें बस मरे हुए लोगों की नहीं होती, वहां सच्चाइयां भी सोती हैं। और जब कोई उन्हें जगाता है तो ट्रबल इन द ग्रेवयार्ड शुरू होता है। उसकी आवाज गंगा की हवा में मिल गई। हम घाट से ऊपर की ओर चले। सुबह की हल्की ठंड हमारे कपड़ों में उतर रही थी। फेलुदा के कदम शांत थे, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, जैसे उसने किसी नए सुराग की खुशबू पाली हो। रात को जब हम घर लौटे, कोलकाता हमेशा की तरह जीवंत था। ट्राम की घंटियां, रिक्शे के पहिए और मंदिरों की आरती की ध्वनि। लेकिन हमारे कमरे में अब भी उस केस की गंध थी, पुराने कागजों की, सीलन की और खतरे की भी। टेबल पर वही लकड़ी की डिब्बी रखी थी, जिसे हमने गंगा किनारे से निकाला था। फेलुदा उसे गौर से देख रहा था, जैसे वह किसी जीवित रहस्य को पढ़ रहा हो। कभी कभी टॉप से, उसने कहा, सवाल यह नहीं होता कि सच क्या है, बल्कि यह कि क्या वो सबके सामने आना चाहिए। आपका मतलब गॉडविन वाले राज से है? मैंने पूछा। वह बोला, हाँ। उसने जो छुपाया था वो शायद अपने दौर की सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण बात थी। अगर वो सच सामने आता तो न सिर्फ धर्म और राजनीति, बल्कि यह शहर भी बदल जाता। उसने उसे सोने दिया, और अब जब हमने उसे पाया है तो जिम्मेदारी हमारी है कि उसे जगने ना दें। मैंने चुपचाप सिर हिलाया। फेलुदा आगे बोला, राकेश दत्ता जैसे लोग सोचते हैं हर रहस्य का मतलब पैसा या ताकत होता है, लेकिन असली रहस्य वही है जो तुम्हें भीतर से हिला दे, जो बताए कि कुछ सच्चाइयां इंसान की समझ से परे होती हैं। मैंने नोटबुक निकाली और पूछा, तो क्या इस केस को लिख सकता हूं? वो मुस्कुराया, जरूर, पर नाम मत लिखना, न गॉडविन का न फोर्ट विलियम का। बस इसे कब्रिस्तान का मामला कह देना। कहानी वही रहेगी, बस रहस्य का नाम मिट जाएगा। मैंने पन्ने पर लिखा, कब्रिस्तान की खामोशी के नीचे दबी सच्चाइयां कभी नहीं मरती, बस किसी फेलूदा का इंतजार करती हैं। तभी दरवाजा बजा। अंदर इंस्पेक्टर राकेश मुखर्जी थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, फेलूदा बाबू, राकेश दत्ता ने सब कबूल कर लिया है। उसके परदादा वही लोग थे जिन्होंने गॉडविन से वो दस्तावेज चुराने की कोशिश की थी। उनके घर से पुराने नक्शे और नकली मोहरें मिली हैं। फेलूदा ने शांत स्वर में कहा, अच्छा है, अब शायद गॉडविन की आत्मा को शांति मिले। मुखर्जी की नजर टेबल पर रखी डिब्बी पर पड़ी। क्या मैं इसे ले जा सकता हूं सबूत के तौर पर? नहीं, फेलूदा बोला, कल खुद इसे सरकारी आर्काइव में जमा करूंगा। यह सबूत नहीं, एक सबक है। मुखर्जी चले गए। रात के सन्नाटे में फेलूदा ने धीरे से डिब्बी खोली। अंदर से लकड़ी का छोटा क्रॉस निकालकर खिड़की पर रख दिया। बाहर गंगा का बहाव दिख रहा था। अंधेरे में भी उसकी लहरें जगमगा रही थीं। देखो टॉप से, वह बोला, यह लकड़ी का टुकड़ा किसी के लिए श्रद्धा है, किसी के लिए इतिहास और किसी के लिए बस लकड़ी। पर असल में यह हमें सिखाता है कि चीजें वही होती हैं जैसी हम उन्हें मानते हैं। मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी। कमरे की हवा अब हल्की और शांत थी, मानो शहर की सारी बेचैनी बाहर रह गई हो। मैंने पूछा, अब अगला केस? वह मुस्कुराया, वह खुद शहर देगा। कोलकाता की हर गली में कोई ना कोई कहानी छिपी है, चाहे वो कब्रिस्तान हो या कॉफी हाउस, और हर कहानी को सुनने के लिए कोई ना कोई फेलूदा होता ही है। हम दोनों हंसे। बाहर बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी थीं। खिड़की से आती हवा में गंगा की ठंडक थी। फेलूदा ने चाय का प्याला उठाया और बोला, कभी कभी सच्चाई भी बारिश की पहली बूंद की तरह होती है, ताजगी देती है, बस सही वक्त चाहिए। मैंने नोटबुक बंद की। केस पूरा हुआ, पर मेरे भीतर कुछ गूंज रहा था। एक एहसास कि ये कहानी सिर्फ रहस्य नहीं, इस शहर की आत्मा थी। खिड़की के बाहर कोलकाता बोझिल मगर खूबसूरत लग रहा था। कहीं ट्राम की आवाज, कहीं गाड़ी वालों की पुकार, और धुंध में लिपटा वही पुराना शहर। अचानक फेलूदा बोला, टॉप से, अगर इतिहास झूठ बोले तो उसे सच बताना हमारा फर्ज है। पर कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें बयान करने से ज्यादा समझना जरूरी होता है। मैंने पूछा, मतलब आप वो दस्तावेज सरकार को नहीं देंगे? दूंगा, वह बोला, लेकिन पूरा नहीं। कुछ हिस्सा वहीं रहेगा जहां उसे रहना चाहिए, मिट्टी के नीचे। मैं नहीं चाहता किसी और हाथ में वो हथियार बन जाए जो गॉडविन ने दबाया था। उसी वक्त इंस्पेक्टर मुखर्जी फिर लौटे। फेलूदा बाबू,
राकेश दत्ता ने बताया कि उसे नक्शे के लिए इंग्लैंड से कोई आदमी पैसे देने वाला था। नाम मिस्टर एंड्रयू हॉल, ब्रिटिश म्यूजियम से जुड़ा हुआ। फेलूदा ने टोपी उठाई, तो यह खेल स्थानीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय है। चलो, अब असली मुकाबला। कुछ देर बाद हम होटल ग्रैंड पहुंचे। लॉबी वहीं पुरानी महक लिए हुए, पुराना कालीन, चमकते झूमर और बीच में बैठा एक गोरा आदमी सफेद सूट में, सिगार के धुएं के पीछे उसका चेहरा आधा छिपा था। फेलूदा सीधा उसके पास गया। गुड मॉर्निंग मिस्टर हॉल, सुना है आपको भारत के पुराने कागजों में गहरी दिलचस्पी है। हॉल ने नजर उठाई, थोड़ी हैरानी के साथ बोला, मैं आपका क्षमा चाहता हूं। फेलूदा ने जेब से वह मुड़ा हुआ नक्शा निकाला और टेबल पर रख दिया। यह वही होगा जिसके लिए आप यहां आए हैं। हॉल की आंखें फैल गईं। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन फेलूदा ने नक्शा खींच लिया। इतनी जल्दी नहीं, वह बोला, यह नक्शा सिर्फ एक कागज नहीं, एक ऐसे रहस्य की चाबी है जो आपके देश ने 200 साल पहले यहीं छोड़ी थी। हॉल ने धीमी हंसी हंसते हुए कहा, मैं अपराधी नहीं, इतिहास का प्रेमी हूं। फेलूदा के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आई। इतिहास का प्रेमी या इतिहास का व्यापारी? एक पल की चुप्पी। फिर हॉल ने लंबी सांस लेकर कहा, मेरे दादा ब्रिटिश इंडिया में थे। उन्होंने गॉडविन का नाम सुना था। कहा जाता था उसने कुछ ऐसा छिपाया था जो साम्राज्य की नींव हिला सकता था। मैं बस उसे खोजने आया हूं ताकि इतिहास पूरा हो जाए। फेलूदा बोला, इतिहास पूरा नहीं होता मिस्टर हॉल, वह खुद को पूरा करता है। जो उसे खोदते हैं वे उसके नीचे दब जाते हैं। हॉल की आंखों में हल्की झलक आई, फिर वह मुस्कुराया। दिलचस्प हो आप मिस्टर मित्र। अच्छा, मैं लौट जाऊंगा, लेकिन याद रखिए, सच ज्यादा देर तक कभी दफन नहीं रहता। वह उठकर चला गया। मुखर्जी ने पूछा, आपने उसे जाने दिया? फेलूदा ने कहा, हाँ, झूठ को कभी कभी जिंदा रहने देना पड़ता है ताकि सच सुरक्षित रहे। घर लौटते हुए मैं खिड़की से बाहर कोलकाता की गलियों को देखता रहा। बारिश थम चुकी थी, लेकिन सड़कों की गीली ईंटें अब भी चमक रही थीं। मैंने पूछा, इतनी मेहनत के बाद अगर राज दुनिया से छुपाना ही था, तो फिर यह सब क्यों? वह बोला, क्योंकि हमें सीखना था। इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, समझा जाता है। कमरे में पहुंचकर उसने फाइल खोली। उसमें लिखा था, फॉर द ट्रूथ इज बेरिड वेयर फेथ स्टैंड्स टॉल। मतलब, सच वहीं दफन है जहां विश्वास खड़ा है। उसने कहा, और वही तो कब्रिस्तान की बात थी। मैंने पूछा, तो अब सब खत्म? वह मुस्कुराया, नहीं टॉप से, अब समझ शुरू होती है। हर केस हमें कुछ सिखाता है, न्याय से ज्यादा इंसानियत के बारे में। अगली सुबह कोहरा फैला था। ठंडी हवा में नम पत्थर की गंध थी। हम दोनों फिर कब्रिस्तान पहुंचे। फेलूदा ने सावधानी से लकड़ी का क्रॉस उठाया और गॉडविन की कब्र पर रख दिया। उसकी आवाज बेहद धीमी थी, सत्य को शांति मिले। मैंने देखा, हवा अब हल्की हो गई थी, मानो कोई भारी साया हट गया हो। कब्रिस्तान की खामोशी अब डर नहीं देती थी, बस ठहराव था, जैसे इतिहास थक कर सो गया हो। वापस लौटते हुए फेलूदा ने कहा, टॉप से, कुछ केस खत्म नहीं होते, वे बस हमें थोड़ा बदल देते हैं। मैंने सिर हिलाया। सच में उस सुबह के बाद कोलकाता कुछ और सा लगा। हवा ताजा थी, गलियों के शोर में भी एक नई मिठास थी। घर पहुंचकर फेलूदा ने पाइप जलाया, खिड़की से बाहर झांकते हुए बोला, जानते हो टॉप से, इस केस की सबसे बड़ी चीज गॉडविन या दस्तावेज नहीं थे। सबसे बड़ी थी विश्वास। किसी ने उसे धर्म में खोजा, किसी ने लालच में, और हमने इंसाफ में। आखिर इन तीनों ने ही इतिहास बनाया। मैं चुप रहा। उसकी आंखों में अब शांति थी, जैसे कोई अधूरा गीत आखिरकार पूरा हो गया हो। थोड़ी देर बाद बाहर बारिश शुरू हो गई। धुंधली सड़कों पर ट्राम की घंटियां बज रही थीं। फेलूदा बोला, कल एक नई फाइल आने वाली है, किसी किताब की चोरी का केस। देखना, कहीं उसके पीछे भी कोई गहरी कहानी न निकल आए। मैं हंसा। इतिहास और रहस्य दोनों ही आपको ढूंढ लेते हैं फेलूदा। उसने मुस्कुराकर कहा, शायद इसलिए क्योंकि हम उन्हें सुनने की हिम्मत रखते हैं। खिड़की के बाहर शहर की रोशनी झिलमिला रही थी। कोलकाता फिर अपनी लय में लौट चुका था, पर उसके नीचे